गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीए फाइनल ईयर 6th सेम हिस्ट्री की ऑनलाइन कक्षा में आप सबका स्वागत है। आज का हमारा जो टॉपिक है उसमें सेकंड मैप है फ्रांसीसी क्रांति के समय यूरोप। 1789 की फ्रांस की क्रांति से पहले यूरोप में एकता का पूर्णतः अभाव था। समूचा यूरोप अनेक छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था तथा इन राज्यों की शासन प्रणालियाँ भी भिन्न भिन्न थी। कुछ राज्य चर्च के अधीन थे तथा उनकी शासन व्यवस्था ईसाई धर्म के सिद्धांतों पर आधारित थी। यूरोप के प्रमुख देशों में फ्रांस, रूस, ऑस्ट्रिया, पर्सी एवं टर्की में निरंकुश एवं प्रतिक्रियावादी शासन था। इंग्लैंड मात्र एक ऐसा देश था जहाँ संवैधानिक शासन प्रणाली प्रचलित थी। यूरोप में अनेक गणतंत्र हॉलैंड, वेनिस, जेनेवा, स्विट्जरलैंड आदि भी थे, परंतु उनकी स्थिति अच्छी नहीं थी। अधिकांश यूरोपीय देशों के शासन स्वेच्छाचारी थे। जनता को अपने देश के शासन में कोई अधिकार प्राप्त नहीं था। लोगों को व्यक्तिगत स्वतंत्रता प्राप्त नहीं थी। यूरोप का समाज सामंतशाही प्रणाली पर आधारित था तथा जागीरदार अपने अपने क्षेत्रों में छोटे सम्राट की तरह कार्य करते थे। लोगों को विशेषाधिकार उन्हीं को प्राप्त थे जो राजा के नज़दीक थे। और 1789 ईस्वी की क्रांति के समय यूरोप राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक दृष्टि से अव्यवस्थित था। हेज लिखते हैं कि राज्य की शक्ति थोड़े से लोगों के हाथों में थी, थोड़े से लोगों के हितों के लिए ही उनका प्रयोग होता था। तो 1789 की क्रांति के समय यूरोप के जो प्रमुख राज्यों की स्थिति थी वो इस प्रकार से थी। पश्चिमी यूरोप के राज्य थे, उनमें सबसे पहले इंग्लैंड आता है। ये आपके सामने स्क्रीन पे जो मैप है आप इसमें भी देखोगे, जो पश्चिमी यूरोप के जो देश थे उनमें सर्वप्रथम इंग्लैंड एक प्रमुख राष्ट्र था और भौगोलिक दृष्टि से यह सबसे अलग था। और इसी आयरलैंड और स्कॉटलैंड भी इसी के भाग थे और लंदन इसकी राजधानी थी। क्योंकि आपको ये भी पता है कि यहाँ जॉर्ज तृतीय का शासन था तो छोटा पीट यहाँ का प्रधानमंत्री था। और औद्योगिक क्रांति, कृषि क्रांति इसी देश में आई। और इसके बाद फ्रांस है, यूरोप का प्रमुख राष्ट्र था फ्रांस, लंदन इंग्लैंड के बाद, जो इंग्लैंड के नीचे है फ्रांस। फ्रांस जिसकी राजधानी पेरिस थी और यहाँ लुई 16वां के का शासन था, जो पेरिस से दूर वारसाई नामक स्थान पर शाही ठाठ बाट से रहता था। व्यवस्था व न्याय जैसी कोई वस्तु यहाँ पर विद्यमान नहीं थी। अधिकार प्राप्त वर्ग के अतिरिक्त शेष जनता का जीवन नरकीय था। और यहाँ की लुई 16वां की अयोग्यता के कारण फ्रांस की राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक एवं आर्थिक स्थिति काफ़ी शोचनीय थी। अतः जिसके परिणाम स्वरूप यहाँ पर क्रांति अनिवार्य थी। तीसरा इसके बाद नीदरलैंड है, जो छोटा सा देश है नीदरलैंड, ये डॉट में दिखाया हुआ है फ्रांस के ऊपर। तो नीदरलैंड इंग्लैंड के दक्षिण पूर्व में है और इसमें आधुनिक हॉलैंड और बेल्जियम के भाग शामिल थे। यहाँ भी विलियम पंचम का शासन था और एक शक्तिशाली राजा था। यहाँ की राजधानी एम्स्टर्डम थी। स्पेन भी बहुत शक्तिशाली राजा ज़्यादा नहीं था, यहाँ बुर्बो का शासन था। स्पेन जो फ्रांस के दक्षिण पश्चिम में है। और स्पेन में भी स्पेन और फ्रांस के संबंध अच्छे थे। मैड्रिड स्पेन की राजधानी थी। स्पेन के बाद पुर्तगाल भी जो स्पेन के पश्चिम में है, जिसकी राजधानी लिस्बन थी। यहाँ जोसेफ प्रथम के मंत्री पोम्बल ने काफ़ी सुधार किए थे। इसके बाद मध्य यूरोप के राज्यों की बात करें तो पवित्र रोमन साम्राज्य, या जिसे आज जर्मनी बोलते हैं, वो था पवित्र रोमन साम्राज्य। ये भी 360 छोटे छोटे राज्य शामिल थे इसके अंदर। और कई शताब्दियों से ये ऑस्ट्रिया हंगरी का सम्राट ही पवित्र रोमन साम्राज्य का सम्राट था। तो पवित्र रोमन साम्राज्य में कार्य करने की कोई ज़्यादा समर्था नहीं थी और यहाँ पर एक शाही परिषद तो थी, परंतु कार्य करने में समर्थ नहीं थी।
तो दो राज्यों का प्रभुत्व यह पवित्र रोमन साम्राज्य में था, एक ऑस्ट्रिया हंगरी और दूसरा पर्शिया, इसे पर्शिया भी कहते हैं। इसके बाद ऑस्ट्रिया हंगरी ये एक शक्तिशाली राज्य था जहाँ हैब्सबर्ग वंश का शासन था, और इसमें बोहेमिया, हंगरी, मिलान, नीदरलैंड और ऑस्ट्रिया के देश शामिल थे। इसकी राजधानी वियना थी, और 1789 की क्रांति के समय जोसेफ द्वितीय यहाँ का शासक था। इसके बाद पर्शिया, उत्तर में ऑस्ट्रिया के उत्तर में पर्शिया, ये भी शक्तिशाली राज्य था, यहाँ होहेन-जोदड़ो वंश का शासन था। इसके बाद इटली, 1789 क्रांति के समय इटली अनेक राज्यों में बटा हुआ था, इसका कोई राजनीतिक महत्व नहीं था। जो राज्य थे वो सेवाए, पीडमंट, सर्डिनिया, नेपल, सिसिली, वेनेसिया, लोम्बार्डी, पोप का राज्य था, और वेनिस तथा जेनोवा गणतंत्र थे। इसके बाद डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन छोटे छोटे राज्य थे, और इनका यूरोप की राजनीति में कोई ज़्यादा सा महत्व नहीं था। स्विट्जरलैंड भी एक गणतंत्रात्मक राज्य था, लेकिन इसका कोई राजनीति में कोई महत्व नहीं था। पूर्वी यूरोप के राज्यों में रूस था, जो सबसे विशाल राज्य था। 17वीं शताब्दी में यहाँ बर्बर राज्य माना जाता था इसे, और यूरोप की राजनीति में इसका कोई ज़्यादा महत्व नहीं था। इसके बाद पोलैंड, यूरोप का रूस के बाद पोलैंड बड़ा राज्य था, जो मध्यकाल में शक्तिशाली राज्य था, लेकिन 18वीं शताब्दी में इसकी भी शक्ति का पतन हो चुका था। इसकी कमजोरी का लाभ उठाकर 1782 में रूस, पर्सा एवं ऑस्ट्रिया ने इसे आपस में बांट लिया था। इसके बाद टर्की, जिसे ऑटोमन साम्राज्य भी बोलते हैं, यहाँ एक विशाल साम्राज्य था, और ऑटोमन साम्राज्य के नाम से इसे जानते थे। इसकी राजधानी कुस्तुनतुनिया थी, और इस साम्राज्य में पूर्वी एवं पश्चिम एशिया था, उत्तर अफ्रीका था, बाल्कन के प्रदेश शामिल थे। 18वीं शताब्दी में इस साम्राज्य का पतन आरंभ हो गया था। तो इस प्रकार 1789 की क्रांति के समय यूरोप राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक दृष्टि से अव्यवस्थित था। प्रशासन में कुछ विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग समाये हुए थे। शेष समाज असमानतामय व्यवस्था से पीड़ित था। तो आप जो मानचित्र देखेंगे, फ्रांसीसी क्रांति के समय 1789 का मानचित्र, तो इसमें जैसे अभी बताया था कि पूर्व के जो प्रमुख राज्य थे उनमें इंग्लैंड, फ्रांस, स्पेन, ऑस्ट्रिया, नीदरलैंड, आयरलैंड, नॉर्वेजियन आदि थे, और मध्य में संयुक्त नीदरलैंड, ऑस्ट्रिया, ये इसके बाद पवित्र रोमन साम्राज्य जिसे आज का जर्मनी बोलते हैं, पर्शिया, ऑस्ट्रिया हंगरी, ये मध्य यूरोप के राज्य थे। नेपाल, ये इटली कोई ज़्यादा उस वक्त एक भौगोलिक अभिव्यक्ति भी नहीं थी, ये छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। जो इटली के छोटे छोटे राज्य यहाँ दिखा, जो संकेत में दिखाए हुए हैं, जैसे वेनेसिया, लोम्बार्डी, परमा, मोडेना, लुक्का, टस्कनी, ये। और ऑस्ट्रिया हंगरी के नीचे ऑटोमन साम्राज्य था, ये भी एक बड़ा साम्राज्य था। तो इसके चारों ओर जो दिखाए गए हैं, इसके बाएं हाथ की तरफ अटलांटिक ओशियन, जिसे अंध महासागर बोलते हैं, नीचे इसके अफ्रीका, भूमध्य सागर, एशिया, काला सागर, रूस, श्वेत सागर, नॉर्वेजियन सागर, ये हमें दिखाने हैं। और कोई भी मैप बनाओ तो उसमें दिशा बनाना मत भूलना, जैसे ऊपर बनाए हुए हैं। और यदि आपने कोई संकेत दिखाया हुआ है तो उसकी इंडेक्स ज़रूर बनाएं। धन्यवाद। फ्रांसीसी क्रांति का जो एग्ज़ाम के लिए है, ये 90% इम्पोर्टेंट है, तो अच्छी तरह से तैयार करें। धन्यवाद।